दोस्तों। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस किया शॉर्ट पिच वाइंडिंग। उसमें मैंने ये बताया कि फ्लक्स के अंदर जो चेंज आता है दैट इज बाय फैक्टर ऑफ कॉस एप्सिलॉन बाय 2। फिर मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, जिसमें हमने देखा फेज बेल्ट का कॉन्सेप्ट, फेज स्प्रेड का कॉन्सेप्ट, स्लॉट पिच का कॉन्सेप्ट, और हमने ये देखा कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का एमएमएफ का शेप किस तरह से आता है। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग से ईएमएफ में क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो वो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं दो तरह के ईएमएफ के बारे में बात करूंगा, एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड और एक कॉन्सेंट्रेटेड। और फिर मैं कंपेयर करूंगा कि कॉन्सेंट्रेटेड से डिस्ट्रीब्यूटेड आने पे हमारे ईएमएफ में क्या चेंज आ जाता है। दूसरी बात, हम ये मान के चलेंगे कि वाइंडिंग फुल पिच है, यहां पे शॉर्ट पिचिंग नहीं ली जाएगी। जैसे जब शॉर्ट पिच ली थी तो कॉन्सेंट्रेटेड माना था, वहां डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं माना था। तो एक समय पे एक ही फैक्टर कंसीडर करो, और मान लो दोनों ही फैक्टर आ रहे हैं तो दोनों का फैक्टर हम लोग ईएमएफ के अंदर इंक्लूड कर देंगे। तो अब लिख लेना, नेक्स्ट हेडिंग लिख लेना, ईएमएफ इन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ईएमएफ इन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, देखो सबसे पहले मैं सिंक्रोनस मशीन का ना स्टेटर बना लेता हूं। ये हमारी सिंक्रोनस मशीन हो गई। मैं स्टेटर के स्लॉट्स बना लेता हूं। यहां पर स्लॉट्स दिखा देंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में यही होगा ना, स्लॉट्स चारों तरफ फैले हुए होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से स्लॉट्स बना लेंगे हम लोग। तो चाहो तो साथ साथ ये फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो, और अगर देखना चाहते हो तो सिर्फ देख भी सकते हो। ठीक है ना, तो ये हमारे स्लॉट्स हो गए। अब मैंने क्या बताया था, स्लॉट जो एंगल बनाता है सेंटर पे उसको हम कहते हैं स्लॉट पिच, जिसको रिप्रेजेंट किया था हमने बीटा से, है ना। और मैंने बताया था बीटा इलेक्ट्रिकल में चलता है, मैकेनिकल एंगल नहीं होता। और बीटा का फॉर्मूला याद करो, क्या बताया था, बीटा था 180 डिवाइडेड बाय स्लॉट्स पर पोल। अब देखो जो रोटर है हमारा, रोटर मैं यहां बना लेता हूं। ये हो गया अपना रोटर, ये रोटर हो गया नॉर्थ पोल, और ये हमारा भाई साउथ पोल। अब हम क्या कह देते हैं कि जब दो ही पोल्स हैं, टू पोल्स हैं, तो अभी के लिए इलेक्ट्रिकल एंगल इज इक्वल टू मैकेनिकल एंगल। क्योंकि क्या होता है ना, दो पोल लेने से विजुअलाइजेशन आसान हो जाता है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में फर्क तो रह नहीं जाता, तो विजुअलाइज करना इजी होता है। अब देखो क्या होगा, ये वाला है स्पेस एंगल इक्वल टू 0, स्पेस एंगल इक्वल टू 90। तो अगला कितने पे होगा, बीटा, इससे अगला 2 बीटा, इससे अगला 3 बीटा। ठीक है। अब हम क्या जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वेवफॉर्म अगर ड्रॉ कर लिया जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का अगर वेवफॉर्म बनाया जाए तो साइनोसॉइडल होगा। और मैंने ये भी बताया था मैं साइन क्यों लेता हूं, कॉस क्यों नहीं लेता, कि अगर थीटा इक्वल टू 0 पोल पे मानते तो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम आती, तो यहां पे कॉस बनता। थीटा इक्वल टू 0 पोल के परपेंडिकुलर माना है, तो वहां फ्लक्स डेंसिटी 0 है, तो कर्व शुरू 0 से होगा और वो साइन बनेगा। अब देखो ये वाली जो कॉइल है, ये है कॉइल नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो पहली कॉइल रखी है 0 पे। पहली कॉइल जब 0 पे रखी है, एक चीज समझो,
तो मैंने एक चीज तुम्हें डीसी मशीन के अंदर भी बताई थी कि जो फ्लक्स डेंसिटी का ग्राफ होता है सेम ग्राफ ईएमएफ का होता है बट ओमेगा टी के अगेंस्ट। तो जब वो 0 पे रखी है तो पहली कॉइल हमारी यहां रखी है 1 वाली, तो उसका ग्राफ यहीं से शुरू होगा, ठीक है। लेकिन दूसरी कॉइल कहां रखी है? दूसरी कॉइल मेरी रखी है बीटा एंगल पे। दूसरी कॉइल मेरी रखी है बीटा एंगल पे, ठीक है। ये है कॉइल नंबर 2। तो उसके ग्राफ में क्या आएगा? एग्जैक्ट साइन नहीं आएगा, क्योंकि जब दूसरी कॉइल बीटा पे रखी है तो उसमें बनने वाला ईएमएफ ऐसा नहीं होगा, वो शुरू यहां से होना चाहिए, यानी उसकी शुरुआत कुछ ऐसी होगी, कुछ इस टाइप से। ये बीटा यहां आ जाएगा, क्योंकि इनिशियली उसकी जो वैल्यू आएगी ईएमएफ की वो ये आएगी। बात मेरी समझ आ रही है कि जो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा जब इनिशियली उसके अक्रॉस फ्लक्स डेंसिटी 0 नहीं है। फ्लक्स डेंसिटी 0 यहां थी ना, तो इस कॉइल में तो 0 ईएमएफ बना, लेकिन इस कॉइल के लिए फ्लक्स डेंसिटी 0 नहीं थी, तो इसमें इनिशियली एक ईएमएफ बन रहा है और एक तरह से बीटा एंगल हमसे या पहले ईएमएफ से लीड कर गया। ऐसी तीसरी कॉइल 2 बीटा पे रखी है, तो उसमें जो ईएमएफ बनेगा उसकी शुरुआत 2 बीटा वाली फ्लक्स डेंसिटी से होगी। तो 2 बीटा वाली ये हो गई, देखो ये कॉइल नंबर 3 है। इसकी शुरुआत यहां से होनी चाहिए ईएमएफ की। अगर ईएमएफ की शुरुआत यहां से होगी तो पहले मैं साइन वाला ग्राफ बना लेता हूं। तो ईएमएफ मेरा 0 से शुरू नहीं होगा, क्योंकि जहां वो कॉइल रखी है वहां फ्लक्स डेंसिटी 0 नहीं है, तो वो और पीछे से शुरू होगा। कितना पीछे से? 2 बीटा से। यानी एक लॉजिक से अगर सोचा जाए तो जितना एंगल इन कॉइल्स में बन रहा है, और कौन सा एंगल? इलेक्ट्रिकल एंगल, उतना ही फेज शिफ्ट इनमें बनने वाले ईएमएफ में हमें मिल पा रहा है। एक छोटी सी बात सोचना, अगर अभी भी नहीं समझ आया, ईएमएफ का वेवफॉर्म बी जैसा ही होता है, लेकिन शुरुआत ग्राफ की कहां से होगी वो ये देखना पड़ेगा कि एट स्टार्टिंग वहां पे बी की वैल्यू क्या थी। अगर स्टार्टिंग में बी की वैल्यू 0 थी तो ग्राफ 0 से शुरू हुआ। बी की वैल्यू साइन बीटा थी तो साइन बीटा से शुरू हुआ। बी की वैल्यू साइन 2 बीटा थी तो साइन 2 बीटा से शुरू हुआ। तो जो भी इनिशियली वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी रहेगा उसी अनुसार इनिशियल वैल्यू ऑफ ईएमएफ मिलता है। तो एक पॉइंट लिखना, द स्पेस डिस्प्लेसमेंट बिटवीन डिफरेंट कॉइल्स on a distributed winding in terms of electrical angle is same as the phase shift between their respective EMF। ठीक है, तो जितना जितना स्पेस डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही फेज शिफ्ट उनके ईएमएफ में हमें मिलेगा। तो अब देखो ईएमएफ कैसे बनेंगे। मान लो ये पहली कॉइल का हो गया E1, दूसरी कॉइल का जो ईएमएफ है वो इससे बीटा एंगल पे आएगा, ये हुआ E2, तीसरी कॉइल वाला और इस तरह से बीटा एंगल पे, चौथी कॉइल वाला बीटा एंगल, पांचवा और बीटा, ठीक है, इस तरह से चलेगा। तो रिजल्टेंट ईएमएफ जो आएगा वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा ना। अब देखो अभी हमें एक, हम लोग क्या बोलते हैं कि यहां पे ना ये एम ईएमएफ है। एम का मतलब क्या था? एम का मतलब था स्लॉट्स पर पोल पर फेस। बात मेरी कुछ समझ आ रही है? स्लॉट्स पर पोल पर फेज, तो ये एम है, तो ये वाला ईएमएफ कौन सा है? ई एम है। अब देखो इनको जो है ना एक इस तरह से जोड़ लो, इन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ये एक ओ पॉइंट से जुड़ गए।
तो बेसिकली मुझे E1 से लेके EM तक ऐड करना है और सारे EMF के बीच में कितना फेज शिफ्ट है, बीटा बीटा है। अब मेरी बात को समझो, मैं ऐड क्यों कर रहा हूं। जैसे देखो, एक पोल के नीचे मान लो 9 स्लॉट थे, तो तीनों फेजेस को 3-3 स्लॉट दोगे, यानी एक फेज को जब 3 स्लॉट मिले हैं तो उस फेज में बनने वाला ईएमएफ कैसे निकलेगा, उन तो तीनों ईएमएफ को ऐड करके। ऐसे मैं बोल रहा हूं कि एक फेज को एम स्लॉट मिले हैं तो उसका ईएमएफ कैसे निकलेगा, एम ईएमएफ को ऐड करके। अगर एम ईएमएफ को ऐड करके निकलता है तो ये वाला जो टोटल एंगल आएगा ना, ये एम बीटा आ जाएगा। और अगर यहां से इसको जोड़ोगे तो ये एंगल बीटा आएगा। भाई एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट के बीच में जाने में कितना एंगल का शिफ्ट होता है, बीटा। अब देखो, अगर हम इस लाइन को लिख दें ओ ए, तो देखो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। अब मुझे ये बताओ, ये ईएमएफ कितना आएगा, कैसे निकालोगे। ये परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप किया है तो ये छोटा एंगल कितना बन रहा होगा, बीटा बाय 2। तो हम क्या कहते हैं, ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये जो लेंथ है ये वाली लेंथ कितनी होगी, इसको बोलो E बाय 2। तो हम कहेंगे E बाय 2 इज ओ ए साइन बीटा बाय 2। कैसे भाई, ये ओ ए है हाइपोटेनस, हम निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर, तो ईएमएफ कितना हो गया, 2 टाइम्स ओ ए साइन बीटा बाय 2। तो हर ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है 2 टाइम्स ओ ए साइन बीटा बाय 2। सेम वे में टोटल निकालने के लिए क्या करो, टोटल निकालने के लिए यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। अब ये वाली लेंथ मुझे बताओ, ये वाली लेंथ रिजल्टेंट ईएमएफ का आधा होगी, ई रिजल्टेंट बाय 2। तो क्या लिखोगे, ई रिजल्टेंट बाय 2, और ये एंगल कितना होगा, टोटल एंगल का आधा। तो क्या लिखोगे, ओ ए साइन एम बीटा बाय 2। तो ई रिजल्टेंट कितना हुआ, 2 ओ ए साइन एम बीटा बाय 2। ये रिजल्टेंट ईएमएफ आ गया। ईच ईएमएफ है 2 ओ ए साइन बीटा बाय 2 और रिजल्टेंट है 2 ओ ए साइन एम बीटा बाय 2। अब ये जो रिजल्टेंट आया, ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का ईएमएफ आ गया। तो एक पॉइंट ये भी लिख लो, ई रिजल्टेंट इज द ईएमएफ पर फेज इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। अगर यही वाइंडिंग कॉन्सेंट्रेटेड होती तो इसके सारे टर्न्स एक ही स्लॉट में जाते। सारे टर्न्स अगर एक ही पॉइंट पे रहते, एक ही स्लॉट के अंदर जाते, तो उनमें ऐसा फेज शिफ्ट बनता ही नहीं। फेज शिफ्ट बना किस वजह से, क्योंकि ये स्पेस में डिस्प्लेस्ड थे। तो अगला पॉइंट ये लिखना, इफ द वाइंडिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड देयर इज नो फेज शिफ्ट बिटवीन द ईएमएफ इंड्यूस्ड in the turns belonging to the same phase, because all turns are located at the same position। सारे टर्न्स जब एक ही जगह हैं तो उनमें बनने वाले ईएमएफ में कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा। हम क्या जानते हैं, फेज शिफ्ट का रीजन होता है स्पेस डिस्प्लेसमेंट। अगर कॉइल्स को स्पेस में अलग अलग लोकेशन पे रखोगे तो उनमें बनने वाले ईएमएफ का फेज अलग अलग आएगा। ठीक है, यानी कि स्पेस डिस्प्लेसमेंट से टाइम शिफ्ट या फेज शिफ्ट प्रोड्यूस होता है। और ये कह सकते हो कि स्पेस से टाइम में तुम कन्वर्ट कर रहे हो, स्पेस टू टाइम जा रहे हो। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूं कि सारे ईएमएफ सेम फेज में होते, तो जब सेम फेज के फेजर होते हैं उन्हें ऐड कैसे करते हो, उन्हें डायरेक्टली ऐड कर दिया जाता है। भाई जब सभी सेम फेज में है तो E1 प्लस E2 प्लस E3 सिंपल फेजर की तरह ऐड करो या स्केलार की तरह ऐड करो, बात बराबर है। तो अगला पॉइंट ये लिखना, इफ ईएमएफ ऑफ ऑल द टर्न्स इज इन द सेम फेज then they can be added as scalars, then they can be added as scalars।
तो मैं कहता हूं कि कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग में कितना ईएमएफ बनता, हर एक का ईएमएफ है 2OA साइन बीटा बाई 2। ये हर फेजर की लेंथ क्या है, 2OA साइन बीटा बाई 2। और ऐसे कितने फेजर हैं, m, तो ये कह देते m इंटू ई होता। भाई जब E प्लस ई प्लस ई करोगे और स्केलार सम करोगे तो m इंटू ई हो जाएगा, तो 2MOA साइन बीटा बाय 2। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड में अभी हमने रिजल्टेंट निकाला, कितना आया, 2OA साइन m बीटा बाय 2। अगर इससे इन दोनों का रेशियो लिया जाए, डिस्ट्रीब्यूटेड ईएमएफ ओवर कॉन्सेंट्रेटेड ईएमएफ, कितना बनेगा भाई, 2OA तो कट जाएगा, साइन m बीटा बाय 2 ओवर m साइन बीटा बाय 2। ठीक है, और इसी को कहते हैं KD। KD इज योर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। बात कुछ समझ आई? हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में ईएमएफ आने वाला है वो कॉन्सेंट्रेटेड के मुकाबले किस फैक्टर से मल्टीप्लाइड है, KD से। तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड का ईएमएफ निकाल सकते हो तो डिस्ट्रीब्यूटेड का भी निकाल सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय KD। बात हमारी क्लियर हुई? ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर कॉन्सेंट्रेटेड होती, सारे ईएमएफ सेम फेज में आते तो ईएमएफ को डायरेक्टली ऐड कर लेते, तो रिजल्टेंट ये बनता। अभी उनको हमने ट्राइंगल रूल से ऐड किया है तो रिजल्टेंट वहां लिखा है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड का रिजल्टेंट और कॉन्सेंट्रेटेड का रिजल्टेंट अलग अलग आ रहा है और उनके रेशियो को हमने कह दिया है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो इसमें लिखना, इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज लेस देन concentrated winding by a factor of KD because phasor sum of all the phasors is always less than scalar sum। भाई दो फेजर अगर थीटा एंगल पे हैं तो सम कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, और ये a प्लस बी से छोटा ही होगा। छोटी सी बात है, दो फेजर का सम मैक्सिमम तब होता है जब वो पैरेलल होते हैं और तब होता है स्केलार सम। तो मैं यही चीज बोल रहा हूं, फेजर सम हमेशा स्केलार सम से छोटा होता है, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का ईएमएफ कॉन्सेंट्रेटेड से हमेशा छोटा होगा। यहां ईएमएफ स्केलार की तरह ऐड हुए हैं और यहां फेजर या वेक्टर की तरह ऐड किए गए हैं, तो वेक्टर सम इज ऑलवेज लेस देन द स्केलार सम। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? तो अब हमें ये क्लियर है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है और ये डेराइव किस तरह से किया गया है। ठीक है, फिगर हम लोग इस टाइप से ही ड्रॉ करते हैं कि सिमेट्रिक बने और वहां से हम डेराइव कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को। ठीक है ना, और देखो ये जो अभी मैंने ड्रॉ करके तुम्हें बताया कि ईएमएफ में बीटा बीटा का शिफ्ट आ रहा है, ऐसे ही तुम जानते हो कि दो फेज की कॉइल्स के अंदर कितना शिफ्ट होता है, 120 डिग्री, इसीलिए उनके ईएमएफ में भी कितना डिस्प्लेसमेंट आता है, दैट इज 120 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी लिख लेना, द कॉइल्स ऑफ टू डिफरेंट फेजेस आर सेपरेटेड बाय 120 डिग्रीज इलेक्ट्रिकल and hence their EMF will have a phase shift of 120 डिग्री। ठीक है, अब एक जनरल रूल या गोल्डन रूल करके लिख लो कि एक रूल क्या होता है स्पेस और टाइम वेरिएशन का, द स्पेस डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू कॉइल्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंगल इज इक्वल टू फेज शिफ्ट बिटवीन देयर ईएमएफ। जितना दो कॉइल के बीच का एंगल होगा लेकिन इलेक्ट्रिकल एंगल होगा, उतना ही फेज शिफ्ट उनमें बनने वाले ईएमएफ में होता है। ये बात बेसिक सी याद रखना। ठीक है ना, इतनी बातें हमारी क्लियर है। अब देखो ईएमएफ कैसे लिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का ईएमएफ क्या लिखा जाता है, 4.44 F NPH phi m, ये तो कॉन्सेंट्रेटेड का था, इंटू KD। देखो हमने ये तो लिखा है KD इंटू E कॉन्सेंट्रेटेड।
अब मैं कहूं कि वाइंडिंग शॉर्ट पिच भी है और डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। फॉर शॉर्ट पिच्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, शॉर्ट पिच्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ईएमएफ कितना होगा? अगर शॉर्ट पिच होती है तो हमें पता है एक फैक्टर आता है केपी का, एफ एन पी एच फाई एम इंटू के डी के पी। अब ये के डी इंटू के पी को लिख देते हैं के डब्ल्यू, विच इज कॉल्ड एज वाइंडिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट होता है के डी और के पी का। तो ईएमएफ को ऐसे लिख देते हैं 4.44 एफ एन इफेक्टिव फाई एम, और ये एन इफेक्टिव क्या होता है? इट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स, और इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स कितना होता है? ये होता है एनपीएच इंटू के डब्ल्यू। ठीक है, तो कोई अगर किसी क्वेश्चन में पूछे नंबर ऑफ टर्न्स पर फेस तो एनपीएच होगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स पर फेस अगर पूछा जाए तो एनपीएच इंटू के डब्ल्यू होगा। उसको इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स कहते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि इस केस में ये जो फॉर्मूला है वो सिंपल फॉर्मूला बन जाता है, जो ईएमएफ का होता भी है 4.44 FN फाई ही आ गया, बट एन की वैल्यू हो गई एनपीएच इंटू के डब्ल्यू। यानी अगर एक जनरल फॉर्मूला ऑफ ईएमएफ से कंपेयर करोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स विल नॉट बी इक्वल टू एन, दे विल बी इक्वल टू एन इंटू के डब्ल्यू। ठीक है, मेरी बात यहां तक क्लियर होती है? अब देखो, जैसे हमने पिच फैक्टर में बात की थी, यहां भी हमारी बात होने लगती है फिर हार्मोनिक्स के बारे में। और कौन से हार्मोनिक के बारे में मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैं बात कर चुका हूं थोड़ा स्पेस हार्मोनिक्स के बारे में। मैंने क्या बताया था? स्पेस हार्मोनिक्स का प्राइमरी रीजन क्या होता है कि जब फ्लक्स डेंसिटी का वेवफॉर्म साइनोसॉइडल नहीं आता तो उस फ्लक्स डेंसिटी की फोरियर सीरीज में जो हार्मोनिक्स आते हैं दे आर कॉल्ड एज स्पेस हार्मोनिक्स। तो हमने क्या पढ़ा था? फॉर nth ऑर्डर, ये चीज मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा चुका हूं, फॉर nth ऑर्डर स्पेस हार्मोनिक नंबर ऑफ पोल्स कितने हो जाते हैं? n इंटू पी हो जाते हैं ना, वेयर p इज नंबर ऑफ फंडामेंटल पोल्स या एक्चुअल पोल जो सिस्टम में। जैसे देखो यहां पे 2 पोल लेके चला हूं मैं, तो अगर तुम स्पेस हार्मोनिक की बात करोगे तो उसमें कितने पोल बनेंगे? 2 इंटू एन। एक्चुअल पोल 2 हैं, लेकिन nth हार्मोनिक के लिए पोल्स n से मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो 2n हो जाएंगे। ऐसा होने की वजह से हम क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिकल एंगल बन जाता है np इंटू मैकेनिकल एंगल। इसका मतलब क्या हो जाता है? np/2, सॉरी, कि nth हार्मोनिक का इलेक्ट्रिकल एंगल n टाइम्स हो जाता है फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल एंगल से। तो ये पोल्स चेंज होने का जो असर पड़ता है ना, वो सीधा इलेक्ट्रिकल एंगल पे फर्क पड़ता है। ऐसे सोचो, देखो हमने स्लॉट पिच कैसे डिराइव की थी? हमने बोला था स्लॉट पिच होती है 360 डिग्री बाय एस, लेकिन ये मैकेनिकल में चल रहा था। ठीक है, इसको इलेक्ट्रिकल में कैसे लाए थे? p/2 से मल्टीप्लाई करके। तो बीटा अगर फंडामेंटल का निकालोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? p/2 से, यानी 180 ओवर s/p। और बीटा अगर nth हार्मोनिक का निकालोगे तो nth हार्मोनिक में कितने पोल्स हैं? np, तो ये क्या हो जाएगा? n इंटू बीटा 1। तो nth हार्मोनिक का जो बीटा होता है वो फंडामेंटल के बीटा से n टाइम्स आ जाता है, क्योंकि पोल्स n टाइम्स हो जाते हैं। इस वजह से nth हार्मोनिक के लिए अगर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखा जाए, फंडामेंटल के लिए क्या लिखते हैं? साइन, अभी मैंने बताया था m बीटा/2। m की डेफिनेशन मैं पहले दे चुका हूं, m को हमने फेज बेल्ट बोला था, m साइन बीटा/2। अब मैंने बोला nth हार्मोनिक में बीटा जो है वो n बीटा हो जाता है,
एम एन बीटा बाय 2 ओवर एम साइन एन बीटा बाय 2। तो ये हो जाता है nth हार्मोनिक का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब अगेन तुम यही बात बोलोगे कि भाई अगर हमें nth हार्मोनिक एलिमिनेट करना है, यहां से भी तो हार्मोनिक एलिमिनेट हो सकता है। टू एलिमिनेट nth हार्मोनिक क्या करना पड़ेगा, kd n को 0 कर दो। तुम कह दो भाई उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या आ जाए, 0, जिसका मतलब ये जो न्यूमरेटर है ये 0 हो जाए। एम बीटा को तो सिग्मा लिखते हो ना, साइन एन सिग्मा बाय 2 0 हो जाए। तो एन सिग्मा बाय 2 कितना हो जाए, 180 डिग्री, और सिग्मा कितना हो जाए, 360 डिग्री बाय एन। तो इसका क्या मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की मदद से भी हम हार्मोनिक्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है। मैंने बोला था शॉर्ट पिच वाइंडिंग के जब मैंने फायदे बताए थे कि एक तो कॉपर सेविंग होती है और एक डोमिनेंट हार्मोनिक हटा सकते हो, और वहां मैंने बताया था कि थर्ड हार्मोनिक को हटा लो शॉर्ट पिच वाइंडिंग की मदद से। तो चलो थर्ड तो वहां चला गया, अगला कौन सा आएगा, फिफ्थ। तो फिफ्थ को हटा लो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग से। कैसे, सिग्मा को रख दो 360 बाय 5, यानी सिग्मा कितना रख दो, 72 डिग्री। 72 डिग्री रख दोगे तो अपने आप फिफ्थ हार्मोनिक हमारा गायब हो जाता है। तो इसका मतलब है जो वाइंडिंग का फेस स्प्रेड है उसको चेंज करके वी कैन एलिमिनेट nth ऑर्डर हार्मोनिक। बात क्लियर है। तो हार्मोनिक्स डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग से भी हटाए जा सकते हैं और हार्मोनिक शॉर्ट पिच वाइंडिंग से भी हटाए जा सकते हैं। मेरी बात क्लियर हुई। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है कॉल्ड एज फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग। अब ये क्या चीज होती है, थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों से फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग के बारे में। ठीक है, इसमें अभी ना डरने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैं समराइज करा दूंगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है इन चीजों को याद रखना। बस बात यह कि हर चीज हम लोग डेरिवेशन के थ्रू देख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, वरना अगर फॉर्मूले तक रखोगे तो फॉर्मूले बहुत इजी हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग की। अब ये क्या होती है भाई फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग, इसमें क्या होता है जो एम है, एम हम क्या लिखते हैं, स्लॉट्स बाय नंबर ऑफ पोल्स इनटू नंबर ऑफ फेजेस, यही होता है। अगर ये फ्रैक्शन आ जाए देन इट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग। ठीक है, एम अगर इंटीजर आता है तो बोलते हैं इंटीग्रल स्लॉट वाइंडिंग, और एम अगर फ्रैक्शन आता है तो फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग। तो एक पॉइंट ये लिख लेना, if the value of phase belt is an integer then the winding is called as integral slot winding, and if the phase belt is a fraction then the winding is called as fractional slot winding, is called as fractional slot winding। ठीक है, लेकिन कंडीशन साथ साथ ये भी होती है कि ऐसा नहीं है कितने भी स्लॉट ले लो, स्लॉट्स बाय फेजेस ये एक इंटीजर आना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो तीनों फेज में बराबर टर्न्स या बराबर स्लॉट डिवाइड करने हैं, तो इसीलिए स्लॉट्स अपॉन फेजेस इंटीजर आना चाहिए। अब मान लो तुमने ले लिए 40 स्लॉट और फेज हैं 3, अब कैसे 3 फेज में 40 स्लॉट डिवाइड करोगे, किसी ना किसी फेज को ज्यादा स्लॉट दोगे और ज्यादा स्लॉट देने से उसके टर्न्स ज्यादा हो गए, टर्न्स ज्यादा हो जाने से उसका ईएमएफ बढ़ गया, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, अनबैलेंस। मैं तीनों फेज में बराबर ईएमएफ चाहता हूं और बराबर ईएमएफ बनाने के लिए तीनों फेज के नंबर ऑफ टर्न्स बराबर होने चाहिए, इसीलिए तीनों फेज में स्लॉट्स भी बराबर आने चाहिए, तो उसके लिए स्लॉट्स अपॉन फेज मस्ट बी एन इंटीजर। अब देखो क्या होता है, ये जो m है ये ऐसा आ जाता है k एस के
बाय के पी के। अब मैंने के एस के और के पी के क्यों लिखा? उसका रीजन ये है कि जब कोई दो नंबर रेशो में चलते हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर जरूर होता है। कॉमन फैक्टर है के। के क्या है? बेसिकली के है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ स्लॉट्स एंड पोल्स इनटू फेजेस। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो के कट जाने की वजह से ये बन जाता है एस के बाय पी के। अब ये के का सिग्निफिकेंस क्या होता है? के रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। देखो जैसे डीसी मशीन में था ना लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, वहां पे पैरेलल पाथ चेंज होते हैं, और मैंने बताया भी था पैरेलल पाथ की मदद से करंट रेटिंग मशीन की बदल जाती है। ज्यादा रास्ते पैरेलल में जाएंगे तो ज्यादा करंट रेटिंग, कम पाथ जाएंगे तो कम करंट रेटिंग। इसलिए क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होते हैं वो के होता है। ठीक है। अब क्या हुआ यहां पे, ये एस के बाय पी के आ गया रेशो। अब ये जो रेशो आता है एस के बाय पी के, इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक रेशो। कैरेक्टरिस्टिक रेशो। ठीक है। अब इसके अंदर केडी के बारे में क्या किया जाता है? केडी को लिखा जाता है इस तरह से, साइन एम बीटा बाय 2 था, एम बीटा को सिग्मा कर देते हैं, सिग्मा बाय 2। फिर एम था, एम की जगह लिखते हैं एस के, साइन सिग्मा बाय 2s। तो ये केडी का फॉर्मूला बनता है फॉर द केस ऑफ फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग। फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग का डिजाइनिंग का भी पूरा प्रोसेस होता है, बट उतने तक अपने को तैयार करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ पता क्या होना चाहिए कि केडी कैसे डिराइव करते हैं फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग के लिए, और दूसरी बात फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग का मीनिंग क्या होता है। अब देखो क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल ले लो 48 स्लॉट्स, 10 पोल्स, 3 फेस। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, अगर एम निकालोगे तो स्लॉट्स पर फेज कर लो डिवाइडेड बाय पोल। स्लॉट्स पर फेज कितने हैं? 48/3, और नीचे पोल कितने हैं? 10। तो ये हो गया 16/10। मेरी बात समझ आई? तो या तो यहां पे ना ऐसा कर लो कि के अगर पता लगाना है तो इसको बेटर वे है लिखने का, स्लॉट्स पर फेज और पोल्स। ठीक है। तो देखो यहां पे स्लॉट्स पर फेज जो आ रहे हैं 48/3, ये 16 आ रहे हैं। ये इंटीजर होना बहुत जरूरी था। एक बार ये हमें इंटीजर मिल गया तो यानी वाइंडिंग डिजाइन पॉसिबल है। ये इंटीजर नहीं आया तो वाइंडिंग पॉसिबल ही नहीं होगी। अब m को देखो ऐसे लिख सकते हो ना, 2/8/2/5। इसका मतलब है जो कॉमन रेशियो है HCF है वो 2 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम पैरेलल पाथ। तो तुम चाहो तो दो पैरेलल पाथ में वाइंडिंग को बांट सकते हो, या चाहो तो सारी वाइंडिंग सीरीज में जोड़ दो। माने कि दो से ज्यादा पैरेलल पाथ बन ही नहीं सकते। ऐसा नहीं सोच सकते 3 या 4 बना लोगे, कितने बन सकते हैं? मैक्सिमम 2। अब इसका मतलब है m की वैल्यू 2 कट करके हो गई 8/5, तो sk हो गया 8 और pk हो गया 5, और 8/5 क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक रेशियो। तो kd कैसे लिखोगे? साइन सिग्मा बाय 2, sk है 8, साइन सिग्मा बाय 2 इंटू 8। तो ये हो जाता है अपने पास kd। मेरी बात क्लियर हुई? तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमें यहां से मिल जाता है फॉर द केस ऑफ फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा फॉर द केस ऑफ फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग, किस तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाला जाता है। ठीक है। और सिग्मा भी ये ध्यान रखना, सिग्मा भी इलेक्ट्रिकल एंगल है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल एंगल होते हैं, मैंने अभी बताया कि स्पेस हार्मोनिक की वजह से वो n टाइम्स हो जाते हैं। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट तुम पहले से जानते हो कि स्पेस हार्मोनिक की वजह से इलेक्ट्रिकल एंगल n टाइम्स हो जाएगा, तो तुम ये भी कह सकते हो nth हार्मोनिक के लिए, क्या कह सकते हो? nth हार्मोनिक के लिए अगर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखा जाए तो ये होगा साइन
एन सिग्मा बाय 2 ओवर एस के साइन एन सिग्मा बाय 2s के, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि सिग्मा इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिकल एंगल। तो एक पॉइंट ये भी लिख लेना, ऑल इलेक्ट्रिकल एंगल्स आर मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर ऑफ n for nth order space harmonic, and hence beta and sigma are also multiplied by n। ठीक है, बीटा और सिग्मा की वैल्यू भी n से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अगर nth ऑर्डर हार्मोनिक के बारे में बात करते हो। ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसके बाद अगला केस लिखना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का मतलब होता है जब स्लॉट्स बहुत ज्यादा हो जाएं। स्लॉट्स बहुत ज्यादा हो जाने से क्या होता है, इफ S इज वेरी हाई, तो जो बीटा होता है वो होता है 180 बाय स्लॉट्स पर पोल, ये बहुत ही लो हो जाता है। अगर बीटा बहुत लो हो गया तो एंगल छोटा होने से साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा हो जाता है। बट ये ध्यान रखना, कभी भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एंगल बाहर निकालोगे तो वो हमेशा रेडियन में आएगा, और इलेक्ट्रिकल एंगल है तो इलेक्ट्रिकल रेडियन। तो ये किस में बाहर आया, इलेक्ट्रिकल रेडियन में। तो इससे केडी क्या हो गया, केडी अभी हमने लिखा था साइन एम बीटा बाय 2 ओवर एम साइन बीटा बाय 2। अब साइन बीटा बाय 2 को तो बीटा बाय 2 लिख रहे हो ना, तो साइन एम बीटा बाय 2 ओवर एम बीटा बाय 2। एम बीटा होता है सिग्मा, साइन सिग्मा बाय 2 ओवर सिग्मा बाय 2। और ये ध्यान रखना कि जो नीचे वाला सिग्मा है उसको रेडियन में ही रखना पड़ेगा। जो भी एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाहर है दैट विल ऑलवेज बी इन रेडियन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर तो तुम्हारे ऊपर है, तुम रेडियन में रखो या डिग्री में। बस ये ध्यान रखना कि अपना कैलकुलेटर सही सेट रखना। डिग्री में पुट कर रहे हो तो कैलकुलेटर भी डिग्री में रहे, और रेडियन में पुट कर रहे हो तो कैलकुलेटर भी रेडियन में रहे। अब इसकी लिमिट क्या होती है कि बीटा को लो कब बोलोगे, जब ये बीटा 15 डिग्री से छोटा हो जाए ना, 10 डिग्री 12 डिग्री, तब इसको कह सकते हो कि लो है। और वैसे तो देखो ऐसा फॉर्मूला ज्यादातर तब यूज करते हैं जब या तो वो क्वेश्चन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग बोल दे या वो तुम्हें एम बताए ही ना। अगर एम नहीं पता तो मजबूरी में हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, अगर वो सिर्फ फेस स्प्रेड दे दे। और मैंने फेस स्प्रेड की वैल्यूज भी लिखवाई थी कि सिंगल फेज वाइंडिंग के लिए 180, 2 फेज वाइंडिंग के लिए 90 और 3 फेज वाइंडिंग के लिए 60 या 120। ये वैल्यूज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, तो जहां सिग्मा पता हो और केडी पूछ लिया जाए तब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग मान के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार समराइज करें कॉन्सेप्ट हमने क्या क्या पढ़ लिए। हम इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बहुत कुछ कवर कर चुके हैं अभी तक। इसमें मैंने आपको बहुत सारे डेरिवेशंस बताए हैं कि किस तरह से एक एक फैक्टर डिराइव होता है। सबसे पहले देखो कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग का ईएमएफ हमने ये डिराइव किया था ट्रांसफॉर्मर वाला फॉर्मूला। ठीक है, फिर हम आए शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग पे, तो ईएमएफ बना 4.44 एफ एन पी एच फाई एम केपी। केपी हुआ कॉस एप्सिलन बाय 2। ठीक है, एप्सिलन को हम बोलते हैं कॉर्डिंग एंगल, एप्सिलन इज योर कॉर्डिंग एंगल, और ये भी इलेक्ट्रिकल में चलता है। इसके बाद हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, उसमें ईएमएफ बना 4.44 एफ एन पी एच फाई एम के डी। के डी को हमने लिखा साइन एम बीटा बाय 2 ओवर एम साइन बीटा बाय 2।
यहां पे m क्या था, स्लॉट्स पर पोल पर फेस, और बीटा 180 बाय स्लॉट्स पर पोल। दोनों को मर्ज करके ओवरऑल फॉर्मूला हमारे पास बना 4.44 F NPH phi m KW। KW इज KP इंटू KD। फिर मैंने बताया इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स हो जाते हैं NPH इंटू KW, ये इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा है, इसके अलावा फिर हमने देखा है क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग के बारे में। फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग, यहां पे हमने देखा है कि m की वैल्यू एक फ्रैक्शन आती है, लोएस्ट ऑर्डर का फ्रैक्शन sk बाय pk, तो kd होता है साइन सिग्मा बाय 2 sk साइन सिग्मा बाय 2 sk। फिर हमने स्पेस हार्मोनिक के बारे में बात की है। फॉर nth ऑर्डर हार्मोनिक, nth ऑर्डर हार्मोनिक के लिए kp में क्या इफेक्ट आता है, kp n cos n एप्सिलॉन बाय 2 kd n साइन m n बीटा बाय 2, बीटा की जगह n बीटा आ जाता है m साइन n बीटा बाय 2। और अगर ईएमएफ निकालोगे nth ऑर्डर हार्मोनिक का, अगर ईएमएफ निकाला जाए nth ऑर्डर हार्मोनिक का, ENRMS, तो उसकी फ्रीक्वेंसी n टाइम्स हो जाती है, जो कि मैंने बोला भी मैं आगे प्रूव करूंगा, n इंटू एफ, ठीक है। NPH पाई m n nth हार्मोनिक का मैक्सिमम फ्लक्स इंटू KPN इंटू KDN, nth हार्मोनिक का ही KP और KD लेना पड़ेगा। और लास्ट मैंने बताया है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के बारे में, कि जब हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के बारे में बात करते हैं तो KD हो जाता है साइन सिग्मा बाय 2 डिवाइडेड बाय सिग्मा बाय 2। तो ये सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं ईएमएफ के लिए। ये चीजें तुम्हें पता रहनी चाहिए, केपी केडी का फॉर्मूला, एप्सिलॉन क्या होता है, बीटा क्या होता है, क्योंकि इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। एक्चुअल में सिंक्रोनस मशीन का जो सबसे पहला न्यूमेरिकल बनता है ना, वो इसी बेसिस पे बनता है कि कैसे हम लोग ईएमएफ की वैल्यू डिराइव करते हैं और कैसे उसके अंदर हार्मोनिक्स की बात करते हैं और केपी केडी किस टाइप से निकाले जाते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट और लिखो इसके बाद, इफ अ n phase winding, if a n phase winding is rewound for different number of phases, is rewound for different number of phases, do not change the current rating of each phase because current rating depends on cross sectional area which will remain same if winding is same। कहने का मतलब है, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन में लिख दिया जाए कि 3 फेस वाइंडिंग से 2 फेस वाइंडिंग बनाई गई है, तो करंट रेटिंग मत बदल देना, क्योंकि जब तक कॉइल का कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है तब तक उसकी करंट रेटिंग चेंज ही नहीं हो सकती। तो करंट रेटिंग को सेम रखना, ठीक है। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिखना, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द रेशियो ऑफ केवीए रेटिंग, ratio of induced EMF and the ratio of KVA rating in following cases। पहला पार्ट, 3 phase winding with 120 degree phase spread and 60 degree phase spread। दूसरा पार्ट, 3 phase winding with 60 degree phase spread and 2 phase winding। तीसरा पार्ट, 3 phase winding with 60 degree phase spread
एंड सिंगल फेस वाइंडिंग। ठीक है, इन तीनों के ईएमएफ का रेशो और तीनों के केवीए रेटिंग का रेशो निकालना है। तो मैं बताता हूं किस टाइप से ट्राई करोगे। ठीक है, ट्राई करना चाहते हो तो एक बार वीडियो को पॉज कर लो, ट्राई कर लो, या फर्स्ट पार्ट देख के ट्राई करना चाहते हो फर्स्ट पार्ट मैं कराता हूं, फिर पॉज करके ट्राई कर लेना। अब देखो हमें क्या पता चला, हमें ईएमएफ निकालना है सबसे पहले 3 फेज 60 डिग्री बाय 3 फेज 120, उल्टा भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है 4.44 FNPH 5 इंटू KD 60। केपी मत लेना जब तक शॉर्ट पिचिंग के बारे में ना बताया जाए। बात समझ रहे हो, उसको बताना पड़ेगा कि शॉर्ट पिचिंग कितनी की गई है, तभी केपी की वैल्यू को कंसीडर करोगे। तो ये कितना बन गया, सिंपली KD इंटू 60 बाय KD इंटू 120, सॉरी KD ऑफ 120। अब ये सिग्मा दे रखा है तो KD 60 कितना होगा, साइन 60 बाय 2 ओवर M60 साइन बीटा बाय 2। अब एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि बीटा कभी नहीं बदलता, क्योंकि बीटा है एक स्लॉट का एंगल। जब तक तुम पूरा का पूरा बाहर का स्टेटर नहीं बदल दोगे ना, तब तक हर स्लॉट का एंगल उतना ही बनेगा। या तो पूरा बाहर वाला सिलेंडर उठा के बदल दो, तब तो बीटा बदल सकता है, लेकिन अगर अंदर की सिर्फ वायर को बदल रहे हो तो बीटा विल नॉट चेंज। तो इसमें लिख लेना, इफ द वाइंडिंग इज रीवाउंड द बीटा ऑफ द मशीन डज नॉट चेंज। ठीक है, तो इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो गया साइन 30, सिग्मा 60 है ना, सिग्मा होता है एम बीटा, तो 60 बाय बीटा। बात समझे, मैंने एम को लिख लिया सिग्मा बाय बीटा क्योंकि बीटा कांस्टेंट है ना। इसी लॉजिक से देखो, साइन 120 बाय 2 बाय एम 120 साइन बीटा बाय 2, ये हो गया साइन 60, एम 120 हो गया 120 बाय बीटा साइन बीटा बाय 2। अब जब ये केडी का रेशो लोगे तो देखो बीटा और साइन बीटा बाय 2 तो कट जाएंगे, ये बनेगा साइन 30 बाय साइन 60 इंटू 120 बाय 60। तो साइन 30 हुआ 1 बाय 2, साइन 60 हुआ √3 बाय 2, 2 बाय √3, ये आ गया। ठीक है, यानी ईएमएफ किस में ज्यादा बन रहा है, 60 डिग्री वाले में 120 के मुकाबले। अब केवीए की बात है, केवीए 3 फेज 60 बाय केवीए 2 फेज, सॉरी 3 फेज 120। अब केवीए रेटिंग 3 फेज में कितनी होती है, 3 ईपीएच इंटू 60 इंटू आईपीएच और 3 ईपीएच इंटू 120 ईपीएच ऑफ 120 इंटू आईपीएच। ये ध्यान रखो, ये 60 और 120 मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ब्रैकेट में है, माने कि फेज ईएमएफ फॉर 60 डिग्री फॉर 120 डिग्री। अब मैंने बोला था करंट रेटिंग तब तक नहीं बदलेगी जब तक वाइंडिंग का करंट नहीं बदल दोगे, तो आईपीएच तो रहेगा सेम। ईएमएफ का रेशो अभी निकाला ही है, तो केवीए का रेशो भी सेम। इसका मतलब है 60 डिग्री फेज स्प्रेड की वोल्टेज और पावर रेटिंग ज्यादा होती है 120 डिग्री फेज स्प्रेड से, इसलिए 3 फेज के अंदर 60 डिग्री वाला जो कनेक्शन है वो ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू 120। तो 3 फेज में कभी किसी एग्जाम के अंदर अगर एज्यूम भी करना पड़ जाए तो एज्यूम क्या करोगे, 60 डिग्री, 120 मत एज्यूम करना। ठीक है, बात मेरी क्लियर हुई। अब एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और इसका सेकंड और थर्ड पार्ट सेम मेथड से ट्राई करो, जो 2 फेज और सिंगल फेज वाला मैंने आपको बताया है, एक बार ट्राई करो।
तो जो लोग ट्राई कर चुके हैं, सोल्यूशन देखना चाहते हैं, हम सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो देखो ई 3 फेज 60 लेना है और 2 फेज में कितना फेज स्प्रेड होता है 90 डिग्री। तो एनपीएच कितना होगा 3 फेज में? अगर टोटल टर्न्स एन है तो 3 फेज में होंगे n/3। टोटल टर्न्स अगर n है तो 2 फेज में कितना आएगा हर फेज में? n/2। पहले मैंने इसका फैक्टर इसलिए नहीं लिया क्योंकि दोनों कनेक्शन 3 फेज के थे, तो ऊपर और नीचे दोनों में n/3 आता। लेकिन अब 3 फेज में n/3 और 2 फेज में n/2। मैं ये मान रहा हूं कि वाइंडिंग की जो वायर है उसकी लेंथ फिक्स है, तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स जो बनाओगे वो भी फिक्स है, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बदल रहे हैं। और इसका केडी कितने एंगल पे लोगे? 90 डिग्री पे। अब देखो केडी 90 और केडी 60 डिग्री का रेशियो लेना है, तो केडी 60 कितना आएगा बताओ? अभी हमने लिखा था साइन 60/2। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो भाई 60/बीटा साइन बीटा/2। अब मैं m की वैल्यू डायरेक्टली लिख रहा हूं सिग्मा/बीटा। केडी 90 साइन 90/2 90/बीटा साइन बीटा/2। तो EMF 3 फेज विथ 60 डिग्री फेज स्प्रेड और EMF 2 फेज विद 90 डिग्री फेज स्प्रेड। देखो रेशियो सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्न्स का बन जाएगा, यानी 2/3। केडी का रेशियो कितना बनेगा? केडी 60, ऊपर आएगा साइन 30/60। बीटा और साइन बीटा/2 तो कट जाएंगे, 90 और साइन 45। अब 90/60 हो गया 3/2, उससे 2/3 कट गया, हाफ और 1/√2। ठीक है, 1/√2। अब ईएमएफ पे आ जाओ। ईएमएफ में यहां पे 2 फेज का केवीए लेना है हमें, तो यहां 2 ईपीएच आईपीएच होगा। आईपीएच से आईपीएच कटा, ईपीएच का रेशियो है 1/√2 इंटू 3/2, तो ये हुआ 3/2√2। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का आएगा 3/2√2 और ईएमएफ का रेशियो आएगा 1/√2। ठीक है ना, यही बन रहा है ना। अब इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद तीसरा पार्ट ट्राई करो, सिंगल फेज वाला। तो जो लोग वीडियो पॉज करके करना चाहते हैं पॉज कर सकते हैं, मैं थर्ड सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूं। तो अब मैं कहूंगा नीचे आएगा सिंगल फेज। सिंगल फेज में सारे टर्न्स उसी फेज के जाएंगे और फेज स्प्रेड 180 होता है, इसीलिए केडी 180। अब 60 डिग्री वाला तो सेम रहेगा, यहां 180 के लिए आ जाएगा 180/2, यहां भी 180/बीटा। अब जब रेशियो लोगे, तो रेशियो जब ईएमएफ का लोगे तो ये 2/3 की जगह बनेगा 1/3। साइन 30/60 और 180/साइन 90। अब 1/3 से 180/60 कट गया, साइन 30/साइन 90 हाफ आ गया। ईएमएफ पे केवीए पे चले जाओ, यहां सिंगल फेज तो ईपीएच इंटू आईपीएच। अब ये आएगा 3 का फैक्टर और ईएमएफ का रेशियो कितना आ रहा है 1/2, तो ये आ गया 3/2। ठीक है, तो केवीए 3 फेज का जो आ रहा है वो 1.5 टाइम्स आ रहा है सिंगल फेज से। तो इस तरीके से कंपैरिजन भी कर सकते हो कि कभी अगर एक वाइंडिंग के कनेक्शन को बदल दिया जाए उससे ईएमएफ और केवीए रेटिंग पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना, और ये ध्यान रखना, इससे हमें एक लर्निंग क्या मिली कि 3 फेज में 2 कनेक्शन हो सकते हैं, 60 डिग्री और 120 डिग्री। उसमें ज्यादा वोल्टेज और ज्यादा पावर देता है 60 डिग्री वाला कनेक्शन, तो वो ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू 120 डिग्री। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ईएमएफ वाला कॉन्सेप्ट आपका पूरा कवर हो चुका है, तो आगे हम अदर कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे, जिसके अंदर की हम बातें करेंगे हार्मोनिक्स के बारे में। तो आगे मैं हार्मोनिक्स आपको और ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा और तब मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि वो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम्स कैसे हो गई। ठीक है, लेकिन ये सब बातें आगे वाले सेक्शन में। पहले ईएमएफ वाला काम अपना पूरा निपटाओ। ईएमएफ हार्मोनिक्स का भी डिराइव करना आना चाहिए, फंडामेंटल का भी, केपी केडी भी निकालना कंप्लीटली आना चाहिए। ठीक है, तो इसके आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।